इसके बाद हम आगे इस पार्ट में देखते हैं कि सभी कंट्री से बहुत सारे फाइटर्स और वॉरियर्स बुलसिन फेस्टिवल में पार्ट लेने के लिए आए होते हैं, जिन्हें देखकर सिड सोचता है कि मुझे इस बुलसिन फेस्टिवल में हिस्सा लेना चाहिए और मैं अपने रूप को बदल कर आऊंगा। मैं पहले तो हारने की एक्टिंग करूंगा, जिसे देखकर सभी लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ। तभी मैं अपनी पावर को यूज करके ओपोनेंट को हरा दूंगा, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। और वैसे भी यहाँ पर बुलसिन फेस्टिवल में सभी लोग एब्सोल्यूट पावर को देखने के लिए आते हैं। ये सोचकर सिड बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो गामा की शॉप पर आता है। गामा सिड से पूछती कि वो किस काम से यहाँ पर आया है, जिस पर सिड बताता है कि मुझे बुलसिन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है, पर मैं अपना रूप बदलकर उस फेस्टिवल में जाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद गामा सिड से इस बारे में पूछती है। सिड गामा से कहते हैं कि वो इसके बारे में उसको कुछ भी नहीं बता सकती है। जिसे सुनने के बाद गामा सभी से आइटम लाने के लिए कहती, जिसके बाद सभी मेंबर सिड के लिए बहुत ही सारे आउटफिट लेकर आते हैं। फिर गामा सिड को एक क्रीम लाकर देती है और कहती है कि इसका यूज करने से आपका फेस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सिड उस क्रीम को ट्राई करता है और उसका फेस सही में चेंज हो जाता है। जिसके बाद नू सिड के पास आती है और उन्हें कुछ लोगों के फेस दिखाती है और वो सिड से पूछती कि आपको किस तरह का फेस चाहिए। जिस पर सिड बताता है कि मुझे ऐसे इंसान का फेस चाहिए जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। फिर उन्हें ऐसा फेस मिल जाता है और नू बताते कि एक नोबल फैमिली का मेंबर जिसे उसके घर ने निकाल दिया था। उसके बाद इस इंसान की मौत हो गई और सिड को उस इंसान का फेस एकदम परफेक्ट लगता है। वो बताता है कि इसके फेस के साथ साथ इसकी बॉडी भी बहुत ही वीक लग रही है। जिसके बाद गामा अपनी मशीन का यूज करके सिड का फेस बदल देती है। सिड कहता है कि उसका फेस सही में बदल चुका है। उसके बाद वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ठीक करता है, जिससे कि वो वीक लग सके। सिड अपने लिए आउटफिट सिलेक्ट करने लगता है। गामा सिड से कहती कि आपको इस बुलसिन फेस्टिवल के लिए सोर्ड की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिस वजह से वो दोबारा से गिर जाती है। और ये देखने के बाद सिड गामा से कहता है कि तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी अभी भी कमजोर है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एनरोस होता है और उसको देखकर सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं। एनरोस ने गुड स्टाइल में एक एनिसेंट वॉरियर को सुमोन किया है और ये देखने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर एनरोस सिड से मिलती है और उसको देखने के बाद सिड उससे पूछते हैं क्या तुम भी इस बुलसिन फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली हो, क्योंकि दिखने में तुम एक एडवेंचरर लग रहे हो। फिर सिड कहता है कि तुम्हें इस बुलसिन फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग आते हैं जिसे लड़ते टाइम शायद से तुम्हें चोट भी लग सकती है। ये सुनने के बाद सिड एनरोस से कहता है कि तुम्हें किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एनरोस सिड से कहती है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी, पर सिड उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सोचने लगता है कि मेरा रूप बदलने का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। सभी लोग मुझे कमजोर कह रहे। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सिड से कहता है कि तुम्हें उस लड़की की बात मान लेनी चाहिए। मैं हर साल इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए आता हूँ और मुझे हर बार तुम्हारी तरह एक कमजोर इंसान इस फेस्टिवल में मिल जाता है, जिस वजह से मेरा सारा मजा खराब हो जाता है। और ये सुनने के बाद सिड उस आदमी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जिसके बाद वो आदमी सिड को एक जोर से पंच मारता है और उस पंच की वजह से सिड एक अगली गली में जाकर गिरता है। पर सिड दोबारा से उठने लगता है और ये देखकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और सिड को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। सिड यहाँ अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेता है कि किस तरीके से वो आदमी को मार सकता है। सिड सोच रहा था कि अगर ये रियल फाइट होती तो मैं इसको कब का हरा दिया होता। तभी वो आदमी सिड के पास आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। सिड भी उसके अटैक को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद वो सिड को बहुत मारता है और ये देखने के बाद एनरोस उस आदमी से सिड को छोड़ने के लिए कहती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे अपनी पावर को यूज करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद वो आदमी सिड को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। और इधर एनरोस सिड से सॉरी कहती है, जिस पर सिड एनरोस से कहता है कि तुम इस फाइट को पहले ही रोक सकती थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर एनरोस सिड से कहते कि इस फेस्टिवल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए फेस्टिवल कितना मुश्किल होने वाला है। फिर वो सिड से कहती कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, जिस पर सिड मना कर देता है और उससे कहता है कि मैंने अभी भी खून को टेस्ट किया है। ये सुनने के बाद एनरोस को सिड बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर सिड वहाँ से चला जाता है। तभी एनरोस सिड को अपना नाम बताती है और सिड से उसका नाम पूछती है, जिस पर सिड अपना नाम मुडाने बताता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सिड बुलसिन फेस्टिवल के लिए अप्लाई करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि मैच जीतने के बाद सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। सिड को ऐसे देखकर उसके आसपास के सभी लोग उसे पागल समझ रहे होते हैं। फिर सिड अपने फ्रेंड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाता है और वहाँ पर वो दोनों लंच करने लगते हैं। सिड सोच रहा था कि उसको बुलसिन फेस्टिवल के अंदर फाइट में लास्ट टाइम को अपनी पावर को दिखाना है, जिसे देखने के बाद सभी लोग उससे इंप्रेस हो जाएंगे। तभी उसका दोस्त सिड से कहता है कि मैं इस फेस्टिवल में वॉरियर्स पर बैट लगाऊंगा और अभी के लिए मैं उन सभी का डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस फेस्टिवल में सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर कौन सा है।
फिर सिड अपने दोस्त से पूछता है कि इस फेस्टिवल में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि इस फेस्टिवल में प्रिंसेस आयरिस और हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रोज भी पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन एक और इंसान है जो कि दूसरे एम्पायर से वो भी सबसे स्ट्रॉन्ग है। फिर वो सिड से बैट लगाने के लिए पैसे मांगने लगता है, जिसे सुनने के बाद सिड उसको एक किचन देता है। सिड बताता है कि मैंने ये गिफ्ट स्कॉटलैंड से तुम्हारे लिए लाया, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सिड अपने घर जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में रोज मिलती है। फिर सिड उससे पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोज सिड को बताती है कि वो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आई है। तभी वो सिड के हाथ में बर्गर देखती है। फिर वो सिड से कहती है कि तुम भी उस रेस्टोरेंट में आए थे और वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आज उस रेस्टोरेंट में गई थी। जिसे सुनने के बाद सिड रोज से पूछती तुम किन फ्रेंड के साथ गई थी। रोज बताती कि वो लेक्सिया और मिस नासुमी के साथ गई थी। फिर सिड रोज से कहते कि तुम्हारा ग्रुप तो बहुत ही खतरनाक है। फिर रोज सिड को बताती कि मैं और मिस नासुमी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर लेक्सिया और मिस नासुमी अभी भी एक दूसरे के सामने बहुत ही ऑकवर्ड रहते हैं। जिस पर सिड बताता है कि वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। रोज बताती है कि हम तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका मकसद है दुनिया में पीस लाना। सिड बताता है कि दुनिया में पीस लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वो रोज से पूछते है कि तुम्हें तो कहीं जाना था ना। जिस पर रोज बताती कि मैं अपने फादर से मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे फाइनल एहसान से मिलवाना चाहती। रोज सिड को बताती कि वो ओरियाना किंगडम की प्रिंसेस है, जहाँ पर लैंड और आर्ट कल्चर की बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है। पर मैंने उन सभी को धोखा दिया और इधर आके सोर्ड चलाना सीखने लगी। लेकिन हमारे किंगडम में सोर्डमैनशिप मना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मार काट के लिए यूज होता है। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगती, जहाँ पर हम सिड को देखते हैं जो कि एक मास्क पहनकर सभी बैंडिट्स को मार रहा होता है। रोज भी ये सब देख रही होती है और उसको सिड की सोर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। जिसके बाद उसने सोर्डमैन बनने का डिसाइड किया और रोज बताती कि मैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो सिड से पूछती क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है, जिस पर सिड बताता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनने के बाद रोज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सिड रोज को रोक लेता है और एक बर्गर देता है और रोज से कहता है कि तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है। और इतना कहने के बाद सिड वहाँ से चला जाता है और रोज भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन सिड अपने दोस्त के साथ बैट लगाने के लिए जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त सिड को बताता है कि मैंने सभी वॉरियर पर रिसर्च किया है, इसलिए मुझे पता है कि किस पर पैसे लगाना सही होगा। तभी उसके पीछे एक आर्मर पहना लड़का आ जाता है। उसको देखकर सिड का दोस्त उससे कहता है कि ये तो गोल्डी गिल्डेड है। जिसे सुनने के बाद वो कहता है कि तुम मुझे उसके नाम से मत बुलाओ, उसकी जगह तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन कहकर बुला सकते हो। फिर वो सिड का दोस्त बताता है कि डाटा कलेक्ट करने से तुम सही बैट जीत सकते हो। इधर सिड उन दोनों से कहते हैं कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर सिड का दोस्त गोल्डी से कहते हैं कि तुम तो मुझे डाटा कलेक्ट करने के बारे में और सिखा सकते हैं। इधर फर्स्ट मैच मुंदाने और गोलानाजी के बीच में शुरू होने वाली होती है। जिसके बाद गोल्डी बताता है कि मैं अपनी स्किल की मदद से किसी भी पावर को लेवल को चेक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो गोंजालेस के पावर को चेक करके बताता है कि उसका पावर लेवल 1364 है। ये सुनने के बाद सिड का दोस्त गोल्डी से पूछते कि ये पावर लेवल क्या होता है। जिस पर गोल्डी बताता है कि पावर लेवल की मदद से हमें पता चलता है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर वहाँ पर मुंदाने भी आ जाता है और उसको देखकर सभी सोच रहे होते कि ये तो बहुत ही कमजोर है। जिसके बाद गोल्डी उसका पावर लेवल चेक करता है और उसको पता चलता है कि उसका लेवल तो 33 है। फिर गोल्डी सोच रहा होता है कि ये इतना कमजोर होने के बाद भी पिछले 3 रिकॉर्ड कैसे जीत गया। जिसके बाद गोल्डी कहता है कि इस मैच में मुंदाने 1 सेकंड में ही हार जाएगा। तभी मैच शुरू होता है और 1 सेकंड के अंदर गुलजाने नीचे गिर जाता है और मुंदाने इस मैच को जीत जाता है। जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि मुंदाने ने गोंजालेस पर अटैक कब किया। लेकिन एनरोस ये सब देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि किस तरह से मुंदाने ने गोंजालेस पर पंच मारा था। इधर गोल्डी सिड के दोस्त से कहता है कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिला है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हर बार डाटा के बेस पर किसी को जज करना ठीक नहीं होता है। गोल्डी सिड के दोस्त कहता है कि मेरे कल का बैटल मुंदाने से होने वाला है, जिससे कि मैं जीतने वाला हूँ। इतना कहने के बाद गोल्डी वहाँ से चला जाता है और इधर सिड अपने आप से ही कह रहा होता है कि एनरोस मेरी पावर को देखकर हैरान हो गई होगी। इसके बाद हम सिड को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहा होता है और उसका दोस्त सुबह से आके सिड को उठाने लगता है। जिसके बाद सिड डोर खोलता है और उससे पूछते है तुम इतने सुबह सुबह क्यों आए हो। फिर उस सिड को न्यूज़पेपर दिखाता है और बताता है कि प्रिंसेस रोज अपने फाइनेंस पर अटैक करके गायब हो गई है। सभी प्रिंसेस रोज को ढूंढ रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद सिड हैरान हो जाता है। इधर नात्सुमी और एलेक्स दोनों रोज के बारे में बात कर रहे होते हैं। नात्सुमी बताते हैं कि इस मैटर में मिडागर किंगडम इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वरना इससे ओरियन और मिडागर दोनों की रिलेशन खराब हो जाएंगे। फिर लेक्सिया बताती है कि इस मामले में तो मेरे फादर भी हेल्प नहीं करने वाले। जिसके बाद नात्सुमी बताती है कि अगर रोज को पकड़ लिया गया तो उसको बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है, क्योंकि उसने ओरियन किंगडम के ड्यूक के सन पर अटैक किया, जिस वजह से ओरियन किंगडम के लोग खुश नहीं है। लेक्सिया सोच रही होती कि रोज हमसे कुछ छिपा रही है, इसलिए हमें उसको जल्दी से ढूंढना होगा। जिस पर नात्सुमी एलेक्सिया से कहती कि रोज ने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है।
जिसका मतलब है कि वो हमें अपने पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है। ये सुनने के बाद लेक्सिया नात्सुमी से कहती है क्या हम रोज को ऐसे ही छोड़ दे, हम तीनों ने मिलकर ग्रुप बनाया है, इसलिए मैं रोज को ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर नात्सुमी एलेक्सिया से कहती है कि तुम्हें सोच समझ कर काम करना चाहिए। ये सुनने के बाद लेक्सिया गुस्सा हो जाती है और नात्सुमी से कहती है कि मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ। जिसके बाद नात्सुमी एलेक्सिया से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एलेक्सिया नात्सुमी से कहती है कि तुम्हें मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नात्सुमी एलेक्सिया से कहती है कि मैंने रोज के फाइनेंस असाद के बारे में बहुत सारे रूमर सुने हैं, जिससे पता चलता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में और भी पता लगाना होगा। लेक्सिया नात्सुमी से कहती है कि मैं भी रोज को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर नात्सुमी के पास शैडो गार्डन का एक मेंबर आता है और नात्सुमी से उस रोज के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती कि वो इस समय अंडरग्राउंड ड्रेन्स में छुपी हुई है और शायद से उसके चेस्ट पर कुछ हुआ है, क्योंकि वो भागते टाइम अपना हाथ चेस्ट पर रखकर भाग रही थी। इधर सीड भी रोज के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि रोज ने ऐसा क्या किया होगा। तभी उसको याद आता है कि उसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है और यहाँ मैच पर फोकस करना है। इधर सीड का दोस्त बैटिंग में बहुत सारे पैसे हार चुका होता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। फिर वो जैसे ही सीड से कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि सीड तो वहाँ पर है ही नहीं। इधर सीड कहीं पर जा रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है और उसके सीड के पास एक एल्फ की स्मेल आने लगती है। जिसके बाद वो सीड से पूछती है क्या तुम इस एल्फ को जानते हो, जिस पर सीड बताता है कि उसके बहुत सारे एल्फ दोस्त हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की सीड से पूछती है क्या तुमने एक एल्फ देखा है जिसका फेस बिल्कुल मेरी तरह है। वो एल्फ असल में मेरी नाई से। फिर सीड उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके बाद वो सीड को अपना फेस दिखाती है और ये देखकर सीड बहुत ही हैरान हो चुका होता है, क्योंकि उसका फेस पूरा एल्फा की तरह होता है। फिर सीड को समझ में आ जाता है कि ये कौन है और वो उससे कहता है कि मैंने ऐसे फेस वाले एल्फ को नहीं देखा। जिसके बाद वो एल्फ सीड पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देती है और सीड सोचने लगता है कि वो इस अटैक से बहुत ही आसानी से बच सकता है, पर वो अपने लो बैकग्राउंड वाले कैरेक्टर को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो गिरने का नाटक करता है, जिससे कि वो उस अटैक से बच जाता है और एल्फ उससे सॉरी कहती है और बताती है कि मुझे तुम स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। फिर वो सीड से उसका नाम पूछती है, जिस पर सीड उसको अपना नाम बताता है और वो एल्फ भी अपना नाम बैट्रिक्स बताती है। बैट्रिक्स सीड से कहती है कि तुम आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो। इसके बाद हम एनेरोस को देखते हैं, जो कि अगली बैटल को देखने के लिए आई होती है। फिर वो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने की सीड को मारा था। फिर वो एनेरोस से पूछती है कि तुम यहाँ पर मुंडाने का मैच देखने के लिए आई हो, जिस पर एनेरोस बताती है कि कल का मैच क्या मुंडाने ने सच में अपने लक की वजह से जीता होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। जिस पर वो आदमी एनेरोस से कहता है कि हमें आज बैटल में ये पता चल जाएगा कि मुंडाने कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज उसका बैटल गोल्डी से होने वाला है, जो कि अनब्रेकेबल लेजेंड है और उसको हराना आसान नहीं है। वो आदमी एनेरोस से कहता है कि मैंने गोल्डी के बारे में ज्यादा नहीं सुना है, क्या वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है। जिस पर एनेरोस बताती है कि मैं गोल्डी से 3 बार लड़ चुकी हूँ। जिसे सुनने के बाद वो एनेरोस से पूछती है क्या ये कभी हारा नहीं है, इसका मतलब तुम गोल्डी से 3 बार हार चुकी हो। जिस पर एनेरोस बताती है कि नहीं ऐसा नहीं, हमारे बीच में कभी बैटल हुई नहीं है। गोल्डी के पास एक स्किल है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट की पावर को देख लेता है, इसलिए वो उस ओपोनेंट से नहीं लड़ता है जो उससे स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरह से वो अनब्रेकेबल लेजेंड बन गया। इधर गोल्डी और मुंडाने की फाइट शुरू हो जाती है और गोल्डी मुंडाने से कहता है कि आज की फाइट तो मैं ही जीतने वाला हूँ। जिसके बाद वो सीधा मुंडाने की गर्दन पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन तभी सीड अपनी गर्दन को हटा लेता है। ये देखकर एनेरोस हैरान हो जाती है और उसके साथ वाला आदमी एनेरोस से कहता है कि गोल्डी का अटैक तो उसको लगने वाला था, तो वो उससे कैसे बच गया। जिस पर एनेरोस बताती है कि जब गोल्डी की सोर्ड उसके गर्दन के पास पहुंची थी, तब उसने गर्दन को क्रैक किया, जिससे कि वो उस अटैक से बच पाए। और ये सुनने के बाद वो आदमी एनेरोस से कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी इंसान अपनी गर्दन को ऐसे क्रैक नहीं कर सकता, तो इसने कैसे कर लिया। इधर गोल्डी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो मुंडाने को बताता है कि मेरा पावर लेवल भी 4000 से भी ज्यादा है। फिर वो अपने ड्रैगन ब्लेड से मुंडाने पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, जिसे देख रेफरी मुंडाने को विनर बता देता है। पर किसी को भी समझ में नहीं आता कि गोल्डी कैसे नीचे गिरा, क्योंकि उन्होंने मुंडाने को अटेंड करते हुए तो नहीं देखा था। और इधर वो आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। जिसके बाद एनेरोस उसको बताते कि जब गोल्डी मुंडाने पर अटैक करने के लिए उसके पास आया था, तभी मुंडाने ने गलती से अपनी शॉट गोल्डी के सामने कर दी, जिस वजह से गोल्डी नीचे गिर गया और मैच हार गया। ये सुनने के बाद उस आदमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मुंडाने इस तरह से गोल्डी से कैसे मैच जीत गया। फिर वो बताता है कि मेरा अगला बैटल इसके साथ होने वाला है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं इसको बुरी तरीके से हराने वाला हूँ। उसके जाने के बाद भी एनेरोस अपनी गर्दन को क्रैक कर रही होती है और तभी उसको पता चलता है कि सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। इधर प्रिंसेस अशांत और ओरियन के फादर से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर अशांत मिडगर किंगडम की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता है और आयरिस से कहता है कि तुमने हमारी फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद किंग भी अजीब बिहेव करने लगता है और कहता है कि जैसा अशांत कह रहा है वैसा ही होगा। इधर आयरिस को ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। अगले दिन मुंडाने उस आदमी को भी हरा देता है जिसने उस आदमी को बहुत मारा था। अब सभी लोग ये सोच रहे थे कि मुंडाने अपने सभी मैचेस को लक की मदद से नहीं जीत रहा है। इधर सीड का दोस्त भी बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, क्योंकि उसने बैटिंग में बहुत ज्यादा पैसे हार
हार चुका होता है, जिसके बाद उसने अपने फ्रेंड से पैसे मांगने की कोशिश की पर किसी ने भी पैसे नहीं दिया। इधर सिड सोचने लगता है कि अभी मैंने जिस ओपोनेंट को हराया शायद से वो मुझसे पहले भी मिल चुका है। तभी सिड अपने सामने एनेरोस को देखता है और एनेरोस सिड से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा कमजोर समझी थी, पर तुम फाइनल तक पहुंच चुके हो और तुमसे फाइट करने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे सभी मूव्स के बारे में पता चल चुका है, इसलिए तुम मुझे आसानी से नहीं हरा पाओगे। जिसे सुनने के बाद सिड उससे कहता है कि खेलने का टाइम अब खत्म हो चुका है और वो अपने हाथों से चैन को खोल देता है। जिसके बाद एनेरोस देखती है कि वो चैन इतना ज्यादा भारी है और उससे नीचे का फ्लोर भी नहीं टूटा। फिर सिड वहां से जाने लगता है, तभी एनेरोस उसके पीछे आती है और अपनी गर्दन क्रैक करके दिखाती है। जिसके बाद वो मुंडाने से पूछती क्या तुमने ये देखा, जिस पर वो बताता है कि मैंने ये देखा। फिर वो वहां से जाने लगता है और सोचता है कि ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है। इधर दूसरी तरफ हम रोज को देखते हैं जो कि एक नाइट के साथ लड़ रही होती है। रोज उस नाइट से कहती है कि मैंने तुम्हारे बीटल्स पर अटैक किया है, इसलिए तुम्हें जल्दी से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वरना तुम्हारी मौत हो सकती है। पर वो वहां से नहीं जा रहा होता, तभी वहां पर और भी नाइट्स आ जाते हैं। वो सभी रोज से कहते हैं कि अब आप यहाँ से नहीं भाग सकती है। जिसे सुनने के बाद रोज अंडरग्राउंड रेंट्स में आगे बढ़ने लगती है और उसके पीछे नाइट्स भी उसको पकड़ने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिड को देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है और इस फाइट में बहुत ही ज्यादा मार खा रहा होता है। फिर सिड खड़ा हो जाता है और अपने ओपोनेंट से कहता है कि अभी तो मैंने तुम्हें अपनी सबसे कमजोर पावर दिखाई है, पर सिड को खुद नहीं पता होता कि उसने अपनी कितनी पावर का यूज किया है और वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। अगले दिन सिड अपनी पावर के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसने भला कितनी पावर का यूज किया है। तभी उसका दोस्त फिर से डोर पर आ जाता है और जैसे ही वो डोर को खोलता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि अब रोज एक वांटेड क्रिमिनल बन चुकी है, उसको पकड़ने के लिए हमें 10 मिलियन का रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रोज को ढूंढने के लिए जाए। जिस पर सिड मना कर देता है। फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि हम पैसों को वापस में बांट लेंगे, पर सिड उस बात पर भी नहीं मानता है। सिड उससे पूछता है कि तुम तो बैटिंग करके बहुत ही सारे पैसे जीतने वाले थे ना, पर अब तुम्हें इतने सारे पैसे भला क्यों चाहिए। जिस पर वो बताता है कि बैटिंग में वो सारे पैसे हार चुका है और वो इस समय उसको पैसे की बहुत ही जरूरत है। फिर सिड कहता है कि मैं रोज को ढूंढने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसने जो भी किया है वो सही किया है। रोज को अपने फाइनेंस से शादी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उस पर अटैक करके वहाँ से भाग गई। काश मैं भी वहाँ पर होता तो ये सब देख सकता। तभी हम देखते कि सिड की बहन भी उसके रूम में आ रही होती है और इस बारे में सिड को भी पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से अपने कपड़े निकालकर अपने दोस्तों के साथ विंडो से कूद जाता है और कहता है कि हमें जल्दी से जाकर रोज को ढूंढना होगा। सिड अभी भी रोज के बारे में ही सोच रहा होता है कि रोज ने अपनी फाइनेंस पर अटैक करके वहाँ से क्यों भागी और ये सब करने के लिए उसको किसने इंस्पायर किया होगा। तभी सिड को पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है और सिड को याद आता है कि किस तरह से उसको भी पियानो सीखने के लिए उसकी फैमिली वालों ने फोर्स किया था, जिस वजह से सिड अपनी एमिनेसिंग शैडो की ट्रेनिंग नहीं कर पाता था। पर उसको धीरे धीरे पियानो बजाना चलाना अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब वो पियानो बजाता था तो कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करता था और यही कारण था कि उसके बहुत ही कम फ्रेंड थे। सिड अपने फेवरेट सॉन्ग मूनलाइट सोनाटा के बारे में सोच रहा होता है, तभी वही सेम सॉन्ग उसके वहाँ पर सुनाई देने लगती है। जिसे सुनने के बाद सिड सोचने लगता है कि शायद से कोई मेरी तरह इस दुनिया में रिकार्नेटेड हो गया होगा। पर जैसे ही सिड वहाँ जाकर देखते हैं तो उसको पता चलता है कि ये सॉन्ग तो एप्सोलोन बजा रही होती है और सभी को वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगता है। सिड सोचने लगता है कि सबसे पहले गामा और बीटा और अब एप्सोलोन भी इन सब में शामिल हो चुकी है। उसके बाद हम सिड और एप्सोलोन को देखते हैं और सिड एप्सोलोन से मूनलाइट सॉन्ग सुनने के बारे में पूछता है। उसके बाद हम सिड और एप्सोलोन को देखते हैं और सिड एप्सोलोन से मूनलाइट सोनाटा के सॉन्ग के बारे में पूछता है, जिस पर एप्सोलोन सिड से कहती है कि आपने मुझे जितने भी सॉन्ग सिखाए उसमें से ये मेरा फेवरेट है। सिड कहता है कि मैं तुम्हें ये सब सिखाना नहीं चाहता था, पर तुम सीख गई और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एप्सोलोन सिड से कहती है कि आपकी वजह से मैं रॉयल कैप्टन के अंदर बहुत ही सारे रिवॉर्ड जीत पाई हूँ और मुझे ओरियन किंगडम में भी परफॉर्मेंस करने के लिए इनवाइट किया गया है। जिसे सुनने के बाद सिड एप्सोलोन रोज के बारे में पूछते हैं कि क्या उसको पता है कि रोज कहाँ पर गई है। फिर एप्सोलोन कहते हैं कि इस केस पर बीटा बात कर रही है, पर मुझे इतना पता है कि रोज अंडरग्राउंड रेंज के अंदर छुपी हुई है। ये सुनने के बाद सिड वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते टाइम वो एप्सोलोन की तारीफ करता है। जिसे सुनने के बाद एप्सोलोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इधर सिड उस पियानो की तरफ देखने के बाद स्माइल करता है। फिर हम एलेक्सिया और नात्सुमी को देखते हैं। एलेक्सिया नात्सुमी से कहती है कि मुझे मेरी बहन आयरिस का पता चला है कि वो एसेंट क्लूट के साथ मिला हुआ है, जिस पर नात्सुमी कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके रिलेटेड अभी भी हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। एलेक्सिया बताते हैं कि उसके फादर ने उससे कहा था कि डिवाइन टेक्निक और कल्ट के बारे में हमें पता लगाना होगा। वो बताते हैं कि जब आयरिस ओरियन किंगडम गई थी तब उसको वहाँ पर बहुत सारे अजीब फील हुआ था। उसको लग रहा था कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, पर अशांत ने उसको ये कहकर मना कर देते कि ये हमारा फैमिली मैटर्स है, जिस वजह से वो बाहर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। एलेक्सिया सोच रही होती कि अगर वो ऐसा चाहता तो शायद से वो कल्ट हमारे किंगडम पर भी अटैक कर देता। नात्सुमी एलेक्सिया से पूछती है कि इस समय अभी हम कहाँ पर हैं, जिस पर एलेक्सिया बताती है कि अभी हम रॉयल कैप्टन के अंडरग्राउंड पैसेज में हैं। ये एक सीक्रेट रास्ता है जिसके इस रॉयल फैमिली के लोग भागने के लिए करते और मुझे पता लगा कि रोज इसी रास्ते से भागी होगी, पर इस जगह के मैप और की गुम हो चुके और ये भूल भुलैया बन चुकी है। जिसे सुनने के बाद नात्सुमी एलेक्सिया से कहती है कि तुमने कहा था कि ये जगह
जगह भूल भुलैया बन चुकी है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और किसी को ये बात पता है कि हम इस अंडरग्राउंड पैसेज के अंदर हैं, जिस पर लेक्सिया बताती कि इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता और हम वापस से उसी रास्ते के बाहर चले जाएंगे जिस रास्ते से हम आए हैं। जिसे सुनने के बाद नात्सुमी कहती कि आजकल के बच्चों को बेबी सिटिंग करना बहुत ही मुश्किल है। फिर लेक्सिया नात्सुमी से कहती कि अगर तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इधर हम रोज को देखते और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। रोज याद करने लगती कि जब वो अपने फादर से मिलने के लिए आई थी तब उसको वहाँ पर बहुत ही अजीब लग रहा था। फिर उसको पता चला कि सभी लोग वहाँ कल्ट के साथ मिल चुके हैं, जिसके बाद रोज असाद पर अटैक करती है, पर असाद रोज के अटैक से बच जाता है। रोज को ऐसा करते देख सभी लोग रोज को पागल कहने लगते हैं और रोज उस जगह से भाग जाती है। फिर असाद रोज से कहता है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट गेस्ट को मरवा दूंगा। ये सब याद करने के बाद रोज को लगने लगता है कि वो अपनी फैमिली के साथ ही लड़ रही है, पर वो उन सब से लड़कर बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और खुद को अरेस्ट करवाने के बारे में सोच रही होती है, जिससे कि ये वॉर यहीं पर खत्म हो जाए। तभी रोज को एक बर्गर का पैकेट दिखाई देता है जो कि सिड ने उसको दिया होता है। फिर वो सिड की बात को याद करती है कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है। इधर हम सिड को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर उसके पास भी पियानो होता तो कितना अच्छा होता। तभी सिड देखते हैं कि उसकी बहन अभी भी उसके घर के आगे उसका वेट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सिड की बहन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उसको मार रही होती है, क्योंकि सिड की वजह से उसको बहुत ही ज्यादा वेट करना पड़ा। और वो सिड से कहते हैं कि मैं हर सेकंड तुम्हें मारने के बारे में सोच रही थी। इतना कहने के बाद वो सिड का गला दबाने लगती है और तभी सिड कहता है कि मुझे आज पता चला कि लोगों का गुस्सा इस समय के साथ बढ़ जाता है। फिर उसकी बहन उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि इस समर हॉलीडे में हम साथ घर जाने वाले थे, पर तुमने अपना प्रोमिस तोड़ दिया और हर बार ऐसा ही करते। और ये सुनने के बाद सिड अपनी बहन को कहता है कि आगे से वो अपना प्रोमिस याद रखेगा। फिर वो सिड को बुशिन फेस्टिवल की वीआईपी सीट का टिकट दिखाती है और उससे कहती है कि तुम वहां जाओगे जिससे कि तुम फाइट देख सको और सीख सको। फिर सिड अपनी बहन से कहता है कि तुम इस फेस्टिवल में पार्ट नहीं लेने वाली थी, जिस पर वो बताती है कि मैं इस फेस्टिवल में प्रिंसेस एरिस को रिप्लेस करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ जरूर आना होगा। सिड उसकी बात मान लेता है और इधर हम लेक्सिया को देखते हैं और एक लड़की लेक्सिया को बताती है कि मिस नात्सुमी अपनी रिसर्च के लिए एब्डोप चली गई है। फिर लेक्सिया को वहाँ पर एक फाइल दिखाई देती है जिसे देखने के बाद लेक्सिया को पता चलता है कि इसमें तो ओरियन किंगडम का इंफॉर्मेशन है। ये देखने के बाद वो सोचने लगती है कि नात्सुमी ने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है और उसने ये इंफॉर्मेशन मुझे देने के लिए रखा था। इधर सिड वोसिन फेस्टिवल में अपनी वीआईपी सीट के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा वीआईपी एरिया है। फिर वो अपनी सीट पर जाता है और वहाँ पर प्रिंसेस एरिस को देखता है, जिसके बाद एरिस सिड से पूछती है तुम कौन हो। सिड एरिस से कहता है कि मेरा नाम सिड कागेने और शायद से मैं गलत सीट पर आ गया हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी एरिस उससे कहती है कि तुम क्लियर के छोटे भाई हो। सिड एरिस से कहता है कि आप मेरी बहन को जानते हो, जिसके बाद एरिस बताती कि उसने क्लियर को नाइट ट्रेनिंग में बहुत ही बार देखा है और क्लियर के ग्रेजुएट होने के बाद वो उसको अपने पर्सनल यूनिट में रखना चाहती है। आयरिस सीट से कहती कि तुम्हें ये टिकट तुम्हारी बहन ने दिया होगा और तुम बिल्कुल सही सीट पर आए हो, जिसके बाद सीट वहाँ जाकर बैठ जाता और फिर आयरिस सीट से जुनून वाले इंसिडेंट के लिए माफी मांगती है और उससे कहती कि उस समय हमें तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था। इधर बाकी सब ये देखकर हैरान हो रहे होते कि प्रिंसेस आयरिस एक लड़के से माफी मांग रही है। सिड को ये देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है कि उसके साथ एक पॉपुलर इंसान है और अगर वो इस तरह से मुझे माफी मांगेगी तो इससे मेरे बैकग्राउंड इमेज पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आयरिस सिड से कहती कि मेरी वजह से कहीं तुम्हारे और लेक्सिया के बीच में दोस्ती खराब नहीं हो जाए, जिस पर सिड बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो याद करने लगता है कि हम दोनों के बीच में तो कोई दोस्ती है ही नहीं, वो मुझे बस अपने डॉग की तरह ट्रीट करती है। और सिड आयरिस से पूछता है कि आपके साथ लेक्सिया नहीं आई है, जिस पर आयरिस बताते है कि एलेक्सिया यहाँ पर आने वाली थी पर तभी उसका मूड बदल गया जिस कारण वो नहीं आ पाई। फिर आयरिस के साथ आने वाले स्टूडेंट उससे पूछते कि इस फेस्टिवल में आपकी किस पर नजर है जो बहुत ही अच्छा करने वाला है, जिस पर आयरिस बताती है कि मुझे एनरोस से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। फिर वो लड़की बताती कि मैंने भी एनरोस की फाइट देखी है, वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना पर बुशिन फेस्टिवल को प्रिंसेस आयरिस ही जीतने वाली है। उसके बाद आयरिस बताती कि मुझे भी ये बुशिन फेस्टिवल जीतना है और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर सिड आयरिस से कहता है कि इस फेस्टिवल में एक और स्ट्रॉन्ग वॉरियर है जिसकी फाइट एनरोस से होने वाली है, उसका नाम मुंडाने मन है। और ये सुनने के बाद आयरिस बताती कि मैंने उसका एक भी मैच अभी तक नहीं देखा है। फिर उसके साथ वाली लड़की बताती कि मैंने उसकी फाइट को देखा, उसके मूव्स बहुत ही फास्ट है। दूसरा लड़का बताता है कि उसके पास कोई भी रेयर स्किल नहीं है, जिसे सुनने के बाद सिड खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा बैकग्राउंड कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। फिर आयरिस बताते हैं कि यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग इंसान है जिसने इस बुशिन फेस्टिवल को जीता था, पर वो इस बार इस बुशिन फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लिए, लेकिन वो इस शहर में ही है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि आप उस एल्फ के बारे में बात कर रही हो। फिर प्रिंसेस आयरिस बताती कि मैं बेट्रिक्स के बारे में बात कर रही हूँ। और ये सुनने के बाद सिड सोचने लगता है कि बेट्रिक्स इतनी फेमस है क्योंकि उसको ये बात पता था कि बेट्रिक्स बहुत ही ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है, पर उसको ये नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा फेमस भी होगी। फिर सिड वहाँ से चला जाता है और तभी सिड को फील होने लगता है कि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग इंसान है। तभी उसके सामने बैट्रिक्स आ जाती है और उसको देखने के बाद सिड हैरान होने की एक्टिंग करता है। फिर बैट्रिक्स सिड से कहती है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, जिस पर सिड बताते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सिड बैट्रिक्स से पूछते कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जिस पर बैट्रिक्स बताते कि उसने आज ज्यादा ही बर्गर खरीद लिया है। वो एक बर्गर सिड को देती है और बदले में सिड उसको भी एक बर्गर देता है। इधर हम प्रिंसेस आयरिस को देखते हैं और उसके साइड में अशांत आकर बैठ जाता है और आयरिस बताती है कि ये सिड किसी स्टूडेंट की है। अशांत कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी स्टूडेंट को मेरे बारे में पता चल जाएगा। फिर आयरिस अशांत से कहती है कि आप तो शादी करने वाले थे, जिस पर अशांत बताता है कि रोज मेरे पास वापस आने वाली है, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर आयरिस पूछती है कि तुम्हारे साथ किंग क्यों नहीं है, जिस पर अशांत कहता है कि उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए वो कल बुशिन फेस्टिवल को देखने के लिए आने वाले। ये सुनने के बाद आयरिस बताती है कि मेरे फादर भी कल ही इस फेस्टिवल को देखने के लिए आने वाले। फिर अशांत एनेरोस की तरफ देखता है और उससे कहता है कि अगर एनेरोस मेरे लिए काम करे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर आयरिस बताती है कि मैं एनेरोस को अपने यूनिट में ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ। जिस पर अशांत आयरिस से कहता है कि मिडगर किंगडम में पहले ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट्स हैं। ये सुनने के बाद आयरिस अशांत से कहती है कि आपने सही कहा, इसलिए अगर फ्यूचर में आपके नेशन को हमारी जरूरत होगी तो हम आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। फिर अशांत आयरिस से मुडाने के बारे में पूछता है, जिस पर आयरिस बताती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर उसकी आंखों में जितना कॉन्फिडेंस दिखता है शायद से ये बैटल वही जीतने वाला है। अशांत कहता है कि मैंने भी उसका कॉन्फिडेंस देखा है और इधर एनेरोस सोच रही होती कि मुंडाने की पावर उसकी स्पीड है, इसीलिए मुझे उसको अटैक करने का टाइम नहीं देना चाहिए। और इतना कहने के बाद वो सीधा मुंडाने पर अटैक करती है, पर मुंडाने उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता और एनेरोस सोचने लगती है कि इसकी शॉट टेक्निक बहुत ही कमजोर है, इसलिए अगर मैंने लगातार इस पर अटैक किया तो ये हार जाएगा। फिर वो मुंडाने पर दोबारा से अटैक करती है, लेकिन इस बार मुंडाने जल्दी से एनेरोस के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि एनेरोस हवा में उड़ने लगती है। एनेरोस सोच रही होती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तभी मुंडाने उस पर अपनी शॉट से अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक से बच जाती है और एनेरोस सोचने लगता है कि अगर इसने उस अटैक में थोड़ा भी मैजिक पावर यूज किया होता तो मैं मर चुकी होती। फिर एनेरोस मुंडाने से कहती है कि तुम मुझसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, और वो अपने काउंटर अटैक पर उसका यूज करने वाली होती है, जिसे देखकर अशांत बताता है कि एनेरोस के पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची, इसलिए अब वो काउंटर अटैक का यूज करने वाली है। फिर जैसे ही मुंडाने पर अटैक करती है तो मुंडाने उसके अटैक से बच जाता है और एनेरोस पर अटैक कर देता है, जिससे कि एनेरोस मैच में हार जाती है और मुंडाने वहां से जाने लगता है। आयरिस ये देखकर बहुत ही हैरान होती है कि मुंडाने के पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अशांत आयरिस से कहता है कि तुम्हारी फाइट अब मुंडाने से होने वाली, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसको हरा सकती हो? जिस पर आयरिस बताते कि अगर ये मुंडाने की रियल पावर होती तो ये मेरे लेवल पर नहीं है, पर क्या पता ये अपने सीक्रेट पावर को छुपा कर रखा हो। और इतना कहने के बाद आयरिस वहाँ से चली जाती है। फिर अशांत अपने आदमी को मुंडाने पर नजर रखने के लिए कहता है और उससे पूछते है क्या तुम मुंडाने शैडो गार्डन से है? जिस पर गार्ड बताता है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अशांत कहता है कि फिर गार्ड बताता है कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। फिर अशांत कहता है कि मुझे पता है कि शैडो गार्डन बुसान फेस्टिवल में कुछ गड़बड़ करने के लिए ही आने वाले हैं। इधर एनेरोस मुंडाने के पास आती है और उसे हार मान लेती है और मुंडाने से कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो दोनों हाथ मिलाने लगते हैं और तभी मुंडाने उससे कहता है कि तुमने मुझे मेरे चैन्स को हटाने पर मजबूर किया। तभी एनेरोस मुंडाने से पूछती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? जिस पर मुंडाने बताता है कि मैंने अपने पावर के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। इधर हम सिड के दोस्त को देखते हैं जिसे गार्ड्स भगा रहे होते हैं। एनेरोस मुंडाने से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कंट्री चलना चाहिए जहाँ पर तुम्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, पर मुंडाने वहाँ जाने से मना कर देता है। जिसके बाद एनेरोस कहती है कल मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। उसके बाद हम आयरिस को देखते हैं जो कि अपने ओपोनेंट को बहुत ही बुरी तरीके से हरा रही होती है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी नजर बैट्रिक्स पर जाती है, जिसके बाद आयरिस उसका पीछा करने लगती है। आयरिस बैट्रिक्स से पूछती है क्या आप वॉर गॉडेस बैट्रिक्स हो? जिसके बाद आयरिस बर्गर ऑफर करती है, पर आयरिस इसके लिए मना कर देती है। और इधर हम सिड को देखती है जो कि सोच रहा होता है कि उसने 70% काम पूरा कर लिया है, लेकिन कल का बैटल जब प्रिंसेस आयरिस के साथ लड़ रहा होगा तब जीतने के बाद उसको यहाँ से गायब हो जाना चाहिए, जिससे कि सभी उसके बारे में सोचने लगेंगे। फिर उसको अपने शैडो फॉर्म में आ जाना चाहिए। तभी सिड अपनी बहन को वहाँ पर देखता है और आयरिस सिड से पूछती है क्या तुमने मेरा मैच देखा था? जिस पर सिड सोचने लगते कि मैंने क्लियर का मैच तो देखा ही नहीं। उसके बाद हम रोज को देखते हैं जो कि मिडगर एकेडमी में होती है और उस बर्गर रैपर को देख रही होती है जो कि उसको सिड ने दिया था। इसके बाद हम आयरिस को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है और वो याद करती है कि किस तरह से वो बचपन में ट्रेनिंग किया करती थी। उसके बाद आयरिस बुशिन फेस्टिवल को जीत गई होती है और सभी को लगने लगता है कि प्रिंसेस आयरिस के रहते मिडगर किंगडम सेफ रहेगा। पर तभी आयरिस को अल्फा की बात याद आती जब किंगडम पर अटैक हुआ था तो वो भी कुछ नहीं कर पाई थी।
जिसे देखकर उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। उसके बाद एरिस अपने डैड से डिवाइन टेक्निक के बारे में बात करने के लिए जाती है, जिसे देखकर उसको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद एरिस अपने डैड के पास डिवाइन टीचिंग के बारे में बात करने के लिए जाती है, पर उसके डैड मना कर देते और कहते हैं कि बुसिन फेस्टिवल होने वाले जिसमें कि बहुत सारे किंगडम के गेस्ट आने वाले, इसीलिए हम डिवाइन टेक्निक के खिलाफ नहीं जा सकते। और फिर एरिस इस बारे में अपने डैड से दोबारा पूछती है, पर उसके डैड मना कर देते और कहते हैं कि तुम अपने जीत के कारण पूरे किंगडम को खतरे में नहीं डाल सकती हो। इस बात को याद करने के बाद एरिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं अपने डैड को प्रूफ करके रहूंगी कि मैं पावरफुल हूँ। अगले सीन में हम सिड को देखते हैं जो कि वीआईपी सेक्शन में बैठा होता है और उसको ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तभी उसके पास स्काई प्रिंसेस एरिस आ जाती है और सिड को गुड मॉर्निंग कहती है। वो सिड से पूछती है क्या तुम अपनी बहन को आज चेयर करने के लिए आए हो, जिस पर सिड हाँ कर देता है। फिर वो एरिस से पूछते क्या तुम आज फिर से यहाँ पर बैठने वाली, जिस पर एरिस बताती कि आज मेरा एक मैच है इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो सिड के हाथ में वो कॉफी देखती है और उससे पूछती कि ये कॉफी मिस्टी होंगी शॉप की है। सिड बताता है कि हाँ ये कॉफी वहीं की है। एरिस कहती है कि मुझे इस कॉफी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, जिस पर सिड एरिस से कहता है क्या तुमने कभी इसमें मिल्क और शुगर को मिक्स किया है। एरिस सिड से पूछती कि इससे क्या होगा, जिस पर वो बताता है कि ये मैजिक स्पेल की तरह है, इससे तुम्हारी कॉफी का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर एरिस सिड की बात मानकर कॉफी में शुगर डाल देती है और उसको वो कॉफी बहुत ही अच्छी लगती है। इधर कुछ गार्ड बैटरीज को अंदर आने से रोक रहे होते और उससे कहते कि आप इस सोड को लेकर अंदर नहीं जा सकती हो, ये सिक्योरिटी रूल के खिलाफ है। और तभी एरिस वहाँ पर आती है और उन गार्ड से कहती है कि इन्हें मैंने इनवाइट किया है, ये वॉर गॉडेस बैटरी से। और ये सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों सीट के पास आकर बैठ जाते और सीट सोचने लगते क्या इन्हें मेरे पास बैठना जरूरी था। तभी कुछ लोग बैटरीज के पास आकर उससे कहते कि हमने आपको बहुत ही सालों के बाद देखा है, जिस पर बैटरीज बताती कि वो इस जगह पर अपने नाइस को ढूंढने के लिए आई है। फिर बैटरीज उन सभी से अपने नाइस के बारे में पूछती है और बताते कि वो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देती है, पर वो सभी मना कर देते और बताते कि हमने किसी भी एल्फ को नहीं देखा है। उसके बाद बैटरीज सीट की तरफ देखती है और बताती कि ये स्ट्रॉन्ग है, जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर इसकी बहन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद एरिस कहती है कि अगर वो गॉडेस बैटरीज को लगता है तो सिड स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो शायद ये स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और सिड सोचने लगता है कि बैटरीज को देखकर नहीं लगता कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर असल में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, बस उसने अपनी पब्लिक में अच्छी इमेज बनाई है। इधर हम अशांत को देखते हैं जो कि रोज के फादर को मेडिसिन दे रहा होता है जिससे कि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। फिर अशांत बताता है कि ये ड्रग बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन इसका यूज करने के बाद वो बहुत ही बुरी स्मेल आती है। जिसके बाद वो गार्ड से परफ्यूम यूज करने के लिए कहते हैं जिससे कि किंग के अंदर से सारी स्मेल खत्म हो जाए। फिर अशांत कहता है कि अगर रोज मेरी बात मान लेती और मुझे किस दे देती तो मैं उसको छोड़ देता, पर उसने ऐसा नहीं किया और तभी वो पोसेस है, जिसका मतलब है कि उस पर कल्ट का एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है। और अगर वो मेरे पास नहीं आती तो मैं अपने पपेट्स का यूज करके मिंडर एकेडमी को खत्म कर दूंगा, जिस कारण दोनों किंगडम के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी और उस वॉर में ओरियन किंगडम पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन तभी अशांत मुंडाने को लेकर परेशान होता है क्योंकि उसके बैकग्राउंड के बारे में उसको भी कुछ नहीं पता चला। मुझे उस पर थोड़ा डाउट है, इसलिए मैंने उसको रोकने के लिए बहुत सारे गार्ड्स को बाहर ला दिया, पर मुझे ये नहीं पता कि शैडो गार्डन की तरह से वो रिएक्ट करने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं कि अशांत और किंग दोनों बैटरीज के सामने आ जाते हैं और तभी बैटरीज कहती है कि इसके अंदर से स्मेल आ रही है। जिसके बाद अशांत को गुस्सा आ जाता है और वो बैटरी से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किंग के सामने ऐसी बात करो। तभी एरिस वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये मेरी गेस्ट है और इसका नाम बैटरीज है। जिसे सुनने के बाद अशांत हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यही वो गॉडेस बैटरीज है जिसने हीरो के ब्लड को अवेक किया। बैटरीज अशांत से माफी मांगती है। फिर अशांत बैटरी से कहते हैं कि मैंने आपको गलत समझ लिया था। वो बैटरी से कहते हैं कि आप इस फेस्टिवल को एंजॉय करो और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अशांत सोचने लगता है कि इस तरह से तो मैं मिडगर किंगडम के किंग को नहीं हरा पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर वॉर गॉडेस बैटरी से जो कि आयरिस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर वो सोचने लगता है कि जब तक यहाँ पर रोज नहीं आ जाते तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है कि वो यहाँ पर जरूर आएगी। फिर अशांत की नजर सीट पर पड़ती है जो कि वॉशरूम जा रहा होता है। इधर क्लियर अपने बैटल जीत जाती है, जिसे देखकर अशांत कहता है कि ये क्लियर तो बहुत ही पावरफुल है, पर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगली फाइट आयरिस की होती है और आयरिस अपने बैटल के लिए जाने लगती है। तभी नाइट्स आयरिस से कहती है कि आप ही जीतने वाले और आयरिस सोचने लगती है कि मेरी असली पावर तो ये लोग ही है। मैं सभी को ये कहते हुए सुनना चाहती हूँ कि जब तक यहाँ पर आयरिस है मिडगर किंगडम हमेशा सेफ रहेगा। उसके बाद आयरिस ग्राउंड में आ जाती है जहाँ पर उसकी फाइट मुंडाने से होने वाली होती है। आयरिस सोच रही होती है कि मुंडाने एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है क्योंकि इसके खड़े होने के बाद भी मुझे ये फील नहीं हो रहा कि इसकी पावर कितनी है। ये जरूर कुछ छुपा रहा है पर मैं इसको हरा सकती हूँ और ये चाहे मुझसे कुछ भी छुपा ले मैं इसके सारे सीक्रेट्स बाहर निकाल लूंगी। फिर जैसे ही मैच शुरू होता है तो आयरिस देखती है कि उसका सर कट कर अलग हो गया होता है। दूसरी तरफ हम क्लियर को देखते हैं जो कि सीट को ढूंढ रही होती है और तभी हम रोज को देखते हैं जो कि आर्यन की तरफ जा रही होती है। इधर आयरिस बहुत ही ज्यादा डर गई होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। फिर मुंडा ने आयरिस से कहते हैं क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करने वाली हो, जिसके बाद आयरिस सोचने लगती कि उसके इंस्टिंक्ट को ये बात पहले पता चल गई कि वो मरने वाली है, इसलिए उसने पहले ही अपने आप को पीछे कर लिया। जैसे ही आयरिस अटैक करने के लिए जा रही होती है तभी उसको लगता है कि उसका पैर कट चुका होता है पर उसका पैर को कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये देखकर आयरिस को समझ में आ जाता है कि मुंडा
मुंडाने की स्टेकिंग रेंज पूरे एरिना में है। इधर रोज भी वीआईपी एरिया में पहुंच गई होती पर उसको वहाँ पर एक भी गार्ड नहीं मिलता है, जिसके बाद वो और भी आगे जाने लगती है और उसको पता चलता है कि आगे बहुत सारे कल्ट के लोग मरे हुए हैं। तभी वो अपने पीछे देखती है और उसको वहाँ पर शैडो गार्डन दिखाई देती है। बीटा रोज से कहती है कि तुम्हें अपना मिशन को पूरा करना है और इधर एरिस मुंडाने की पावर को समझ नहीं पा रही होती है। फिर एरिस सोचने लगती है कि अगर ये मुंडाने की रियल स्किल है तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। उसके बाद एरिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी पूरी पावर को यूज करके मुंडाने पर अटैक करने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि मुंडाने के हाथ में तो सोड ही नहीं है और उसको लगने लगता है कि ये तो एक इल्यूजन है। उसके बाद मुंडाने एरिस को पकड़कर नीचे पटक देता है और उससे कहता है कि अभी तो मैंने बस लड़ना स्टार्ट ही किया है। इधर एरिस पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और बाकी सबको ये यकीन नहीं हो रहा होता है कि एरिस ये बैटल हार चुकी है। वहीं पर एरिस के फादर भी गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर अशांत को ये यकीन नहीं हो रहा था कि एरिस बिना कोई अटैक के हार गई। बैट्रिक्स भी मुंडाने से फाइट करने के बारे में सोच रही होती है और तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और उसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर अशांत रोज से कहता है कि आखिर तुम वापिस से मेरे पास आ गई। तभी रोज अपने फादर से माफी मांगने लगती है। वो अपने डैड से कहती है कि मैं उस पाथ पर चलने वाली हूँ जिस पर वो बिलीव करती है। ये सुनने के बाद उसके डैड खुश हो जाते हैं और रोज को माफ कर देते हैं। तभी अशांत किंग से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा था। और तभी रोज अपनी सोड निकालकर उस पर अटैक करने के लिए जा ही रही थी। इतने में अशांत किंग को सामने कर देता है पर रोज रुकती नहीं है और अपने डैड को ही मार देती है। और ये देखकर अशांत रोज पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने किंग पर अटैक किया। जिसके बाद रोज अपने आप को मारने के लिए जा रही थी और ये देखने के बाद अशांत अपने गार्ड्स को रोकने के लिए कहता है। वो रोज के पास आने वाले होते ही इतने में मुंडाने की आवाज आती है कि तुम्हारी यही चॉइस है। फिर मुंडाने उन सभी गार्ड्स को मार देता है और ये सब देखने के बाद रोज को अपने पास्ट का इंसिडेंट याद आता है। इधर मुंडाने अपने शैडो फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो अपना नाम शैडो बताने जा रहा था तभी रोज उससे कहते हैं कि तुम्हारा नाम स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर है। ये सुनकर सभी सोचने लगते हैं कि ये कैसा नाम है और रोज शैडो से कहते हैं कि उस दिन तुमने मुझे बैंडिट से बचाया था। तुम्हारी शॉर्ट स्किल देखने के बाद मैंने शॉर्ट चलाने के बारे में सोचा। और अब हम रोज के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर कुछ बैंडिट्स ने उस पर अटैक कर दिया था लेकिन सिड उन सभी को मारकर रोज को बचा लेता है। इधर रोज भी ये सब देख रही होती है और सिड वहाँ से जाने वाला होता है। तभी रोज उससे उसका नाम पूछती है जिस पर सिड उसको अपना नाम स्टाइलिश बैंडिट स्लेयर बताता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रोज शैडो से कहती है तुम उस एज में भी किसी से नहीं डरते थे और यहाँ पर मैं खुद को मारने के लिए जा रही थी। जिसे सुनने के बाद शैडो रोज से कहता है कि तुम्हारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। ये सुनने के बाद रोज वहाँ से भाग जाती है और जब अशांत रोज के पीछे आता है तभी शैडो उसको रोक देता है। फिर अशांत अपने सभी गार्ड्स को बुलाने लगता है लेकिन शैडो गार्डन ने पहले उन सभी को मार दिया होता है। तभी बैट्रिक्स कहती है कि इस शैडो से लड़ने वाली और ये सुनने के बाद शैडो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं और उनकी फाइट से वो जगह तबाह होने लगती है। इधर अशांत भी चांस देकर वहाँ से भाग जाता है और दूसरी तरफ बैट्रिक्स और शैडो के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंस लेवल फाइट हो रही होती है। दूसरी तरफ एरिस जब देखती तो उसको किंगडम में हुए क्राइम के और तबाही के बारे में याद आता है, जिसे याद करने के बाद एरिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और दूसरी तरफ शैडो और बैट्रिक्स की लड़ाई से वो अरीना टूटने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और इधर किंग अपने आदमी से पूछते हैं क्या सभी गेस्ट सेफ्टी के साथ यहाँ से भेज दिए गए हैं, जिस पर वो बताते हैं कि हमने सभी गेस्ट को भेज दिया और इधर लड़ाई का असर पूरे किंगडम में होने वाला है। किंग अशांत के बारे में पूछते हैं जिस पर वो बताता है कि अशांत इस समय सीधा रॉयल कैप्टन के बाहर जा रहा है। फिर किंग उससे कहते हैं तुम ओरियाना किंगडम के किंग की बॉडी को अच्छे से रखो क्योंकि हमें उस बॉडी को मर्क्यूस में ग्रांट करना है। जिस पर वो बताता है कि इस तरह तो हमारी किंगडम में सिविल वॉर हो जाएगी। फिर किंग बताता है कि मिडगर में इतने सारे शैडोज छुपे थे जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था और इधर बैट्रिक्स और शैडो दोनों लड़ाई किए जा रहे होते हैं। दोनों के बीच में फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो गया होता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए ब्लॉक करते रहते हैं। तभी वहाँ पर एरिस आ जाती है और एक आर्टिफैक्ट निकालने के बाद उन दोनों से कहती है कि मुझे ये फाइट को ज्वाइन करना है। फिर शैडो उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि तुम्हें देखकर नहीं लगा था कि तुम लड़ने के लिए इतनी आर्टिफैक्ट का यूज करोगी। जिसे सुनने के बाद एरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शैडो पर अटैक करने लगती है। एरिस की शॉट से फायर निकल रही होती है पर शैडो उसके सभी अटैक से बच जाता है। तभी बैटरी शैडो के पीछे आ जाती है और शैडो उसके अटैक को भी ब्लॉक कर देता है। फिर वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं और इधर क्लियर अभी भी सीड को ढूंढने जा रही होती है। उसके बाद हम एक गली में रोज को देखते हैं जो कि सोच रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वहाँ पर अल्फा आ जाती है और रोज से कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है। तभी सीन चेंज होता है और इधर शैडो अभी भी बैटरी से लड़ रहा होता है और तभी एरिस शैडो पर अपनी शॉट से अटैक करती है, जिस वजह से शैडो एक दीवार में जाकर टकराता है। फिर एरिस उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए जा रही होती है लेकिन इस बार शैडो उसके शॉट को रोक लेता है। तभी बैटरी उस पर अटैक कर देती है पर शैडो उसके अटैक को भी रोक लेता है। अब शैडो बैटरीज और एरिस दोनों से अकेले ही लड़ रहा होता है। वो सभी इतनी स्पीड से लड़ रहे होते हैं कि उनकी लड़ाई से पूरा टाउन ही तबाह हो रहा होता है। फिर वो सभी एक ट्रेन
ट्रेन के ऊपर जाकर लड़ने लगते हैं। इधर अल्फा रोज से कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइस है, पहला ये है कि तुम अकेले लड़ रही हो और अपने मिशन को पूरा करो, और सेकंड चॉइस ये है कि हमारे साथ तुम शैडो गार्डन को ज्वाइन करो। जिसे सुनने के बाद रोज अल्फा से पूछती क्या इस ओरियाना किंगडम को बचा सकता है। अल्फा रोज से कहती कि ये सब तुम पर डिपेंड करता है, और ये सुनने के बाद रोज अपने फादर एहसान और सिड को याद करती है। फिर अल्फा कहती है कि मैं शैडो गार्डन को ज्वाइन करना चाहती हूँ। इधर हम शैडो की फाइट को देखते हैं और आयरिस शैडो से पूछती है तुम कौन हो, जिस पर शैडो बताता है कि मैं शैडो हूँ, और इतना कहने के बाद वो आयरिस को नीचे गिरा देता है। तभी शैडो के पास बैटरीज आती है और अपना नाम शैडो बताती है और उससे पूछती है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर शैडो कहता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि किसी भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को नहीं भूलता है, पर तुम दोनों इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहे और मैं तुम्हें याद करूँ। उसके बाद शैडो पानी में आ जाता है और पीछे बैटरीज और आयरिस भी वहाँ पर आ जाती है। फिर शैडो उन दोनों पर पानी से अटैक करता है, लेकिन वो दोनों उससे अटैक से बच जाते हैं। तभी आयरिस दोबारा से शैडो पर अटैक करती है, लेकिन शैडो उससे भी बच जाता है। फिर वो आयरिस को मारकर पानी में नीचे गिरा देता है। तभी बैटरी शैडो के पास आकर उस पर अटैक करने लगती है। बैटरीज के अटैक बहुत ही तेज होते हैं, जिस वजह से शैडो के वेपन टूट गए होते हैं और अब शैडो बैटरी से लड़ने के लिए अपना हाथ का यूज कर रहा होता है। फिर हम एनेरोस को देखते हैं जो कि स्टेशन में बाहर मुंडाने का वेट कर रही होती है, पर मुंडाने वहाँ पर नहीं आता है, जिस कारण वो वहाँ से चली जाती है और इधर हम वापिस शैडो की फाइट को देखने लगते हैं। शैडो बैटरीज की शॉर्ट स्किल को देखकर उससे कहते हैं कि तुम शॉर्ट स्किल में हमारी जितनी हो, पर तुम्हारा मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा कम है, और तभी इतने में आयरिस वहाँ पर आ जाती है और शैडो पर अटैक कर देती है, लेकिन शैडो उससे बच जाता है और आयरिस से कहता है कि तुम मुझे इस बोरो की पावर से कभी भी नहीं हरा सकती हो। आयरिस बैटरी से कहती है कि मैं शैडो को रोकने के लिए उस पर अटैक करने के लिए जा रही हूँ और तुम सही टाइम पर उस पर अटैक कर देना। तभी बैटरीज भी शैडो पर अटैक करने के लिए उसके पास आ गई होती, पर शैडो उससे भी बच जाता है। फिर वो बैटरीज को आयरिस के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद उन दोनों के ऊपर अपना पैर रख देता है, जिसके बाद आयरिस और बैटरीज दोनों पर बहुत ज्यादा फोर्स लगने लगता है और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है। फिर शैडो वहाँ से जाने लगता है। तभी आयरिस उठ जाती है और शैडो से कहती है कि तुम इस किंगडम को ऐसे दबा करके नहीं जा सकते हो, क्योंकि किंगडम के सभी नाइट्स ने मिडगर को घेर लिया और तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते हो। तुमने पूरे किंगडम को अपना दुश्मन बना लिया। और ये सुनने के बाद शैडो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो गुस्से में आयरिस से कहता है कि कौन यहाँ से भाग रहा है, और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके किंगडम में बैरियर लगा देता है, जिसे देखकर बैटरीज और आयरिस दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और शैडो उनसे कहता है कि खेलने का टाइम अब शुरू हुआ है। इधर एलेक्सिया अभी भी शॉर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है और दूसरी तरफ आयरिस शैडो की पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। फिर शैडो उनसे कहता है कि तुम अब मेरी असली पावर को देखने वाली हो, और वो जैसी आई एम एटॉमिक पावर को यूज करने जाता है तभी उसको एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, जिसके बाद शैडो का बैरियर पूरे किंगडम से गायब हो जाता है। फिर शैडो कहता है कि ये सब तो एक शो है और अगली बार मैं तुम्हें अपनी पावर जरूर दिखाऊंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और इधर आयरिस जोर जोर से रोने लगती है। फिर हम सैरी को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में शैडो को देख रही होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। इधर अशांत भी अपने बॉस से बात कर रहा होता है और उसका बॉस अशांत से कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, जिस पर अशांत अपने बॉस से कहते हैं कि रोज मेरे पास जल्द ही आने वाली है। ये सुनने के बाद बॉस अशांत से कहते हैं कि तुम मुझे इस बार निराश नहीं करोगे। दूसरी तरफ हम बैटरीज को देखते हैं जो कि नाइस को ढूंढने के लिए दूसरे टाउन में जा रही होती है। फिर वो आयरिस से कहते हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं हरा सकते। इधर नो बीटा से कहते हैं कि सारे नाइट्स इस समय लॉर्ड शैडो को ढूंढ रहे हैं, जिस पर बीटा बताते कि यही लॉर्ड शैडो का प्लान था। वो उन सभी को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है जिससे कि मिडगर किंगडम और ओरियन किंगडम के काम में इन्वॉल्व ना हो सके। फिर शैडो गार्डन डिसाइड करती है कि वो ओरियन किंगडम को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने वाली है। सिड पो से पूछता है कि स्पेल कहाँ है, जिस पर पो बताता है कि स्पेल अभी काम करने के लिए बाहर गया है। फिर हम स्केल को देखते हैं जो कि एक बोर्ड पर होता है और उस बोर्ड पर शैडो गार्डन का एक मेंबर भी होता है। इधर पो सिड को शैडो के बारे में बताता है और बुशिन फेस्टिवल के बीच में शैडो भी आया था। शैडो की पावर से पूरा किंगडम बहुत ही ज्यादा डर गया और उसकी मैजिक एनर्जी चारों तरफ फैल गई है, जिसे सुनने के बाद सिड सोचने लगता है कि अगली बार मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। क्लेयर भी अपने घर जा रही होती है और उसने उस बुशिन फेस्टिवल को जीत लिया होता है। फिर हम रोज और अल्फा को देखते हैं। अल्फा रोज को अपने साथ माउंटेन लेकर आती है, जिसे देखकर रोज कहते हैं कि इस माउंटेन में तो मिस्ट ड्रैगन रहता है, जिस पर अल्फा बताती है कि शैडो ने उस ड्रैगन को फाइट करके हरा दिया है, जिसके बाद से ड्रैगन ने इस माउंटेन का ओनर शैडो को बना दिया है। फिर वो सभी आगे जाते हैं और अल्फा रोज को इंस्टेंट कैप्टन अलेक्जेंड्रा के बारे में बताती है, जहाँ पर शैडो की बहुत ही बड़ी स्टैचू बनी होती है और ये शैडो गार्डन का बेस है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिसके बाद अल्फा रोज को लैम्बडा के पास लेकर जाती है। अल्फा लैम्बडा से कहती है कि रोज अब से शैडो गार्डन की न्यू मेंबर है, इसलिए तुम इसको अच्छे से ट्रेन करो। फिर अल्फा वहाँ से चली जाती है और रोज से कहती है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। उसके बाद लैम्बडा 664 और 665 कहती है और अब से तुम्हारी ये टीम में ही रहेंगे। फिर वो रोज से कहती है कि आज से तुम्हारा नाम 666 है। फिर लैम्बडा रोज के कपड़े को फाड़ देती है और उसे कहती है कि आज से तुम एक प्योर सोल्जर हो, इसलिए तुम्हें सभी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा। रोज देखती है कि वो रैपर भी फट चुका होता है जो कि सिड ने दिया होता है, और जैसे ही वो उसको पकड़ने के लिए जा रही होती है तभी लैम्बडा उसके टुकड़े कर देती है और रोज ये सब देखने के बाद रोने लगती है। इधर सिड भी पियानो बजा रहा था और सोचने लगता है कि मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो कि मैं करना चाहता था। मैं डार्कनेस में छुपाऊंगा और मुझे ऐसे ही खुद को डार्कनेस में छुपा कर रखना है। इतना कहने के बाद शैडो वहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ एमिनेंस इन शैडो का ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।